प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबसे ज्यादा फोकस हमको टेस्टिंग पर करना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ये भाषण दे रहे थे उस दिन हमारे यहाँ 19,83,000 टेस्ट हुए थे। उसके बाद कल कल का टेस्टिंग में बताता हूं 15,75,000, मतलब 16 मई से 15 मई में 2.5 लाख टेस्टिंग कम हुई है। हमारी आरटीपीसीआर टेस्टिंग पर डे करने की जो कैपेसिटी हिंदुस्तान की है वो 16 लाख है और एंटीजेंट की हमारी कैपेसिटी है 17 लाख। मगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद वो 2.5 लाख कम हो गई और हम कह रहे हैं कि केसेस कम आने लगे। वो इसीलिए आने लगे। अभी बिल्कुल अरोरा साहब ने ठीक कहा कि हमको सबसे ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन पर करना चाहिए। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो कल वैक्सीन कितने लगे जानते हैं आप? कल वैक्सीन लगे 7,06,296 16 मई को, जो 15 मई की तुलना में 10,56,298 कम थे। हिंदुस्तान की 44 ईयर 18 से 44 ईयर के बीच की जो एज की पॉपुलेशन है वो लगभग 60-62 करोड़ है। और कुल अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी भी लानी है तो हमको 74 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। अगर इसी पेस से हम काम करते रहे, एवरेज 12 से 14 लाख पर डे हम अभी लगा पा रहे हैं, तो 3 साल लगेंगे। अगर 40 लाख प्रतिदिन भी हम लगाते हैं तो ये 1 साल में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। चूक कहां हुई हमसे? चूक हमसे यहां हुई कि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यूएस ने जुलाई 20 में अपना 400 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया था। यूके ने इसी एस्ट्राजेनिका से जो कोविशील्ड है, इसी को मई 2020 में 150 मिलियन का ऑर्डर प्लेस किया। यूरोपीय यूनियन ने अगस्त 2020 में 800 मिलियन का ऑर्डर प्लेस किया। हमने कब किया? हमने किया जनवरी 21 में। कितना? 11 मिलियन का किया कोविशील्ड को और 5.5 किया कोवैक्सीन को। और उसके बीच हमने 6 करोड़ 64 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया। अब सरकार का आर्ग्यूमेंट था कि हमारा साहब एक कोवैक्स का ऑब्लिगेशन था डब्ल्यूएचओ का, मगर आप जानते हैं अमेरिका ने साफ मना कर दिया। उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1955 लगाया। उन्होंने कहा जब तक हम अपनी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर लेंगे हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, चाइना ने 11 करोड़ एक्सपोर्ट किए, लेकिन कब? जब वो 34 करोड़ लोगों को एडमिनिस्टर्ड कर चुके थे वैक्सीन। यूरोपीय यूनियन ने भी 8 करोड़ किए, मगर उनकी पॉपुलेशन को भी 45% वो वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये एक हमसे चूक हुई। दूसरी हुई कि स्पुतनिक को हमने 2 बार मना किया। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने कहा कि इम्यूनोजेनिसिटी डेटा हमने भी लेंसेट में पब्लिश किया, जैसे कोविशील्ड का केस था सेम वैसा ही था, वो हमने वहां चूक कर दी। दूसरी बड़ी जो परेशानी है, एक लेटेस्ट अभी स्टडी आई है कि 1.72 टाइम्स हमने अर्बन एरिया में वैक्सीनेशन ज्यादा किया है रूरल की अपेक्षा। रूरल में तो लगभग, और रूरल भी वो एरिया जो अभी अरोरा साहब कह रहे थे कि हमारा जो अर्बन एरिया से लगा हुआ छोटा सा रूरल एरिया है वो। अगर आपने लव अग्रवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 734 जिले हिंदुस्तान के हैं, उन 734 जिलों में से 301। ठीक है अभय जी शायद आप तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये आंकड़े हम सबको पता है, रोज पेपर में छप रहे हैं। अब हम उसको अभी यहां दोहरा के क्या होना चाहिए उस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करते हैं। यतीश राजावत साहब, आपने पिछली बार भी काफी बड़ा फोकस किया था कि गांव पर स्थिति काफी खराब है, और ये बात अब किसी से छुपी नहीं रही है कि अब हमारी असली चुनौती रूरल इंडिया से आ रही है, और वहां हम कितने अनप्रिपेयर्ड हैं, या कह लीजिए कि हमारी प्रिपरेशन या पूरी जो कंडीशन है वो ऐसी है ही नहीं जिसके लिए आप उस तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। अच्छा, अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो हम बहुत सारे मॉडल्स तो उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के गांव हमारे हैं वैसा कोई मॉडल दुनिया में हमें नहीं मिलता जिसको आप सीधे सीधे रेप्लिकेट कर लें। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी सबसे कमज़ोर आबादी, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सूचना के आधार पर हो, जिसको अवेयरनेस का लेवल कहूँ, वहाँ पे या साधन, डॉक्टर, तमाम चीज़ें वहाँ पे सबसे कम है। पिछली लहर में आपको ये तकलीफ झेलने को नहीं मिली थी, ये गांव का फिनोमेना उस तरह नहीं बना था, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। लोग पहचान भी नहीं रहे हैं कि उन्हें क्या हो रहा है, और अगर पता लग भी रहा है तो गांव में, मैं एमपी से बिलोंग कर रहा हूं, वहां पे जो गांव की रिपोर्ट है वो इतनी भयावह है कि लोग खुद ही आगे होके नहीं आ रहे और हर घर में कोई ना कोई 1-2 लोग जा रहे हैं। तो आपके पास आखिर ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिसे आप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आप उस रूटीन तरीके से जाएंगे तो शायद टिकल नहीं कर पाएंगे, आपको इसके लिए किस लेवल पर काम करना होगा? गांव की तकलीफ हम सब
किसी न किसी तरीके से गांव से जुड़े हुए हैं। और मैं सुन रहा था अरोड़ा जी पलवल की बात कर रहे थे। मैं पलवल से अगर 20 किलोमीटर आगे जाता हूं तो बैकवर्ड एरिया आ जाता है नूह, जिसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और उसके अंदर करीब 10 या 12 पीएचसी हैं। और उन पीएचसी में लोग ही नहीं है, जो पहले नीरज जी भी कह रहे थे कि उसमें ट्रेन स्टाफ होने की जगह अलग है, उसमें ना तो डॉक्टर है ना ही उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है। और ऐसे हमारे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर पीएचसी के 2 कमरे तो बने हुए हैं लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है, उसमें ट्रेन स्टाफ या डॉक्टर कभी किया नहीं, वो कमरे बंद हैं और बंद ही चल रहे हैं। ये आंकड़े लगातार पिछले 10 साल 15 साल से बात हुई है, इन पे चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। अभी इस माहौल में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें एक 4 प्रोंग्ड अप्रोच लगाना पड़ेगा। उसके 4 भाग है। पहला भाग है उसका कि आप टेस्टिंग करें। टेस्टिंग कैसे करें? आप अब सैंपल उठा के गांव से शहर नहीं भेज सकते, गांव से छोटे टाउन नहीं भेज सकते, क्योंकि वो एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। तो आपको वो टेस्ट करने पड़ेंगे जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग है, जिसका रिजल्ट लोकेशन पे ही निकल के आ सके। उसके लिए आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स खरीदने पड़ेंगे करोड़ों की तादाद में, तो जिसके लिए सरकार को अभी से ऑर्डर देके अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये टेस्टिंग के भी 3 पहलू हैं जो तोड़ रहा हूं मैं। टेस्टिंग कब करें और किसकी करें, क्योंकि जैसे अरोड़ा साहब भी कह रहे थे कि सबकी टेस्टिंग आप नहीं कर सकते। WHO ने 3 केसेस बना दिए हैं कि लेवल्स के, लेवल 1 जो माइल्ड है, लेवल 2 जो मॉडरेट है और लेवल 3 जो सिवियर है। लेकिन ये 3 लेवल गांव वालों को पता कैसे हो, जब तक उनके पास थर्मोमीटर नहीं होगा और ऑक्सीमीटर नहीं होगा। मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन रूरल आइसोलेशन किट के लिए, किट में सब कुछ है लेकिन ना तो थर्मोमीटर है और ना ही ऑक्सीमीटर है। शहर के घर में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर मिल जाएगा और आजकल तो ऑक्सीमीटर सब घर में मिलता है, लेकिन गांव के किसी भी घर में ऑक्सीमीटर नहीं मिलेगा। हाँ, 2-1 घर में किसी में मिलके एक थर्मोमीटर जरूर मिल जाएगा। तो ये 2 इक्विपमेंट होना जरूरी इसलिए है कि इसी इक्विपमेंट में से आप जान सकते हैं कि आपका पेशेंट माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर, और उसको ऑक्सीजन अगर उसका गिर रहा है तो उसको फिर आप सिवियर होने से पहले आपको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो ये भाग है जो मतलब सरकार ने या किसी एक्सपर्ट कमेटी ने उस पर तवज्जो नहीं दी है कि ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर रूरल आइसोलेशन किट का पार्ट होना चाहिए। हाँ, इससे कुछ स्टेट्स ने किया काम इस पे, मुझे पता है कि पंजाब ने किया है और हरियाणा ने किया है, लेकिन वहां पे भी बहुत कमी आ रही है। यूपी में अभी तक मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर इंक्लूड किया है आइसोलेशन किट। ये हुई टेस्टिंग की बात। दूसरी बात है ट्रेसिंग की, और यहां पे 2 दिक्कतें हैं। आपका आरोग्य सेतु का जो इंटरफेस है या जो उसका तरीका है, वो आप हिंदी में कर लीजिए या और भाषाओं में कर लीजिए। गांव का आदमी मोबाइल फोन पे लिख नहीं सकता, ये वॉइस इनेबल्ड होना चाहिए और ये तुरंत होना चाहिए, और इसमें कोई खास प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। ये आप किसी भी अमेजॉन, ये कंपनी ऑलरेडी वॉइस एक्टिवेटेड इंटरफेस बना रही है, तो उससे आपकी ट्रेसिंग होगी। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कब हो, किसका हो और कहां पे, ये तीनों सवाल रूरल एरियाज के लिए डिफरेंट है वर्सेस अर्बन एरियाज। क्योंकि जैसे नीरज जी भी कह रहे थे कि अगर 1000 डॉक्टरों के लिए 1000 पॉपुलेशन पे करीब आधा डॉक्टर है हरियाणा में और 0.18 डॉक्टर है, यानी मतलब ना के बराबर डॉक्टर है 1000 पे रूरल एरिया में, तो हम डिपेंड नहीं कर सकते कि उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होगा या किसी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में होगा या किसी सीएचसी में होगा। हमें आइसोलेशन और ट्रीटमेंट को भी डेलीगेट करना पड़ेगा राइट डाउन टू पंचायत लेवल, और ये काम करने के लिए हमें आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन करना पड़ेगा जो काफी एक्सपर्ट कह चुके हैं कि उनको एक सिंपल मॉड्यूल ट्रेनिंग का वीडियो के माध्यम से तुरंत
बताना पड़ेगा कि इन 3 कैटेगरी को यतीश कैसे जी, आइडेंटिफाई मैं- करें। जी सॉरी जी यतीश जी, मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत सही बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं सबका ध्यान आकृष्ट ये करना चाहता हूं कि इस वक्त जो 43 लाख लोग संक्रमित हैं, उनके लिए क्या दवा का कोई किट है क्या? उनके खाने पीने का कोई प्रबंध है क्या? अगर उनको ऑक्सीजन जरूरत होगी तो कोई इसका प्रबंध है क्या? हम फाइलों में उलझे हुए हैं, बड़े बड़े टास्क फोर्स और प्लान्स हमारे सामने है, एक्सेल सीट पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जमीन पे क्या है? डॉक्टर भानुशाली से पूछते हैं। डॉक्टर भानुशाली, आप मुझे सिंपल पहला सवाल ये दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 14 दिन का ट्रीटमेंट घर में ही ले रहा है, कितने पैसे खर्च होंगे उसके? 14 दिन का ट्रीटमेंट जो घर पे ले रहा है, तो घर पे तो कोई खर्चा पैरासीटामोल लेगा या इससे ज्यादा क्या ले सकता है। तो अस्पताल में यदि वो आता है तो उस पर नेचुरल है, जो भी दवाई रेमडेसिविर या ऑक्सीजन या अन्य दवाएं लगती है उसका खर्चा होता है। सर, घर पे भी तो वो आइवरमेक्टिन खा रहा है, घर पे वो एजिथ्रोसिन खा रहा है, घर पे वो जिंकोविट खा रहा है, घर पे वो डॉक्सी खा रहा है ना सर। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में दवाइयां बताई गई हैं। फेविरापिरावीर खा रहा है ना वो, ये खा रहे हैं, इन दवाइयों का कोई उपयोग डॉक्टर तो नहीं है। यही लिख के दे रहा है ना सर। हाँ, तो गलत कर रहे हैं। ये तो मुझे ही पता, रेमडेसिविर का कोई उपयोग नहीं, लेकिन दिन में 6 इंजेक्शन ठोके गए लोगों के। आज की तारीख में वो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, अगर उसी की दवाएं आप 14 दिन खाएंगे तो कितने पैसे लगेंगे आपके? फ्लेविफ्लू खाएंगे तो करीब 5,000 का खर्चा आता है अभी 14 दिन की तो ट्रीटमेंट में। हाँ, एक सेकंड भानुशाली साहब, एक सेकंड रुकिएगा। भानुशाली साहब, एक सेकंड रुकिएगा। 5,000 रुपए का है, बिल्कुल सही एस्टिमेट आपने किया। एग्जैक्टली ये एस्टिमेट है। 5,000 रुपए 14 दिन की दवा में लगते हैं, चाहे दिल्ली में घर में बैठ के खाइए, चाहे किसी गांव में। और एक एक गांव में, एक एक घर में 2-2, 3-3 लोग हैं। अगर वो 15,000 रुपए की दवा खा सकते हैं क्या? मेरा सवाल ये है गोपाल जी से, हम जिस बात पे लाना चाहते हैं इस डिबेट को, कि इस वक्त उनको क्या दे रहे हैं आप? फ्री में दवाएं दे रहे हैं क्या? किट के नाम पे मजाक हो रहा है। पैरासीटामोल का, डोलो 650 का पत्ता पहुंचा रहे हैं आप लोग। ये चाहिए उनको। दिल्ली सरकार एक ऑक्सीमीटर देती है जो 3 दिन में खराब हो जाता है। जी, भानुशाली साहब बताइए, गांव की हालत क्या है? हाँ, तो गांव की हालत हम देख रहे हैं, इतना बताइए खराब हालत है। बताइए, फिर अभी चलते गोपाल जी के पास। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नीचे खड़ा होता हूँ हॉस्पिटल के बाहर, 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 3 या 4 मरीज अपनी सांस भरते हुए, आखिरी सांस लेते हुए आ जाते हैं। उनको जब तक हम कैजुअलिटी में लेते हैं या उनको भर्ती करते हैं, तब तक तो अपना दम तोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मरीज आते हैं, इनका ना तो कोई काउंटिंग होता है, ना ही इनका PCR करा हुआ होता है, तो ये इनकी मौतों को कोई काउंट ही नहीं किया जाता है। दूसरा, ये इतनी ज्यादा तकलीफ में तो हम देख रहे हैं, परंतु ना तो टैक्सी की अवेलेबिलिटी है, ना एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी है। इवन मैंने देखा है साइकिल पर पेशेंट को, सांस भरे हुए पेशेंट को लाया गया है। तो वो दूर दूर पहाड़ों से, हमारे माउंट दूर दूर की पहाड़ी है, उनमें साइकिलों से लाया जाता है और लाते लाते उनकी डेथ हो जाती है। इतना सीवियरिटी है डिजीज की। और जो हमारे वार्ड से जितने भी वेंटिलेटर से सब भरे हुए हैं, क्योंकि एक पेशेंट को भर दिया जाता है तो वो 5-6 दिन जब तक या तो ठीक होता है या उनकी मृत्यु होती है, जब तक वो रहता है। और इतनी हालत खराब है जी। तो ये जो हम SOP वगैरह की बात कर रहे थे, रोजाना के नए SOP आते हैं, इन SOP का ये रोजाना बदलते रहेंगे, चिट्ठियों तक रह जाते हैं। दूसरा ये है, ये प्रिवेंशन हमको करना है तो ये खाली वैक्सीनेशन से ही होगा। अगर आप मेरे को टाइम देंगे तो मैं आपको बिल्कुल ही नई स्कीम वैक्सीनेशन की बताना चाहता हूँ कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सुनिए कि हमें 100 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए। हाँ सर, 100 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए। वो आज से 15 दिन में हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें एक्शन बहुत क्विक लेना चाहिए। डेली कितने लोग मर रहे हैं इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं है। तो इसके 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है कि हमें नेशनल कोरोना कंट्रोल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जो भी प्रोग्राम बने हैं, पहले नेशनल स्मॉल पॉक्स कंट्रोल प्रोग्राम बना था, नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम बना था, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम बना था। इस तरह से डॉक्टर भानुशाली रुकिएगा जरा, जवाब तो ले लूं। जिनको ये करना है उनसे जवाब लेते हैं। अग्रवाल साहब, सुना आपने भयावहता, जिस चीज को मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस गांव में लोग बीमार हैं उनको दवा चाहिए। 5,000 रुपए की दवा होती है 14 दिन की। उनका रोजगार छूट गया, वो घर में पड़े हैं।
खाने तक के पैसे नहीं है उनके पास। तो आप इस तरह का कोई प्लान बनाइए ना जो ग्राउंड पर जाके बैठे। खाली मीटिंग करने से, वो फाइलों में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से थोड़ी रुकेगा सर। ये आपके सामने मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिलवा दी। नहीं देखिए नीरज जी, मैं आपको बताऊं, हम भी यहाँ पे हेल्प डेस्क चला रहे हैं और काफी पिछले 22 तारीख से 600 से ऊपर कॉल्स आए हैं। जो शुरू में डेस्परेट कॉल्स थे, अब उस स्थिति नहीं है। लेकिन मैं यह बात आपके वाकिफ रखता हूँ, मानता हूँ कि गाँवों में अभी एंडेमिक और बढ़ सकता है और उसके लिए आगे काम करना है। और मेरे एक चीज मैं शहरों के एग्जाम्पल से भी बता रहा हूँ, हमारा अपना व्यक्तिगत भी एग्जाम्पल है, वह ये है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो आ रही सर, ग्राउंड लेवल, हाँ 90% जो लोग हैं ना, माइल्ड और मॉडरेट को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए और राइट टाइम पे अगर उनको मेडिसिन मिल जाए जो किट में प्रोवाइड की जा रही है, तो होम आइसोलेशन और विद जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन सपोर्ट और उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन फॉर सीवियर पेशेंट। अगर इस तरीके को हम अपनाएंगे तो हॉस्पिटल के ऊपर भी बहुत प्रेशर नहीं आएगा। नोएडा में इस तरह किया गया है। लगभग 26 आइसोलेशन सेंटर्स हम लोगों ने RWA के द्वारा। गोपाल जी मुझे एक ब्रेक लेना है सर, माफी चाहूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है सर, मुझे एक ब्रेक लेना है। या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं या आप लोग समझने का नाटक कर रहे हैं। सर गांव में टेलीमेडिसिन, फोन और ये फॉलो कर ले, वो फॉलो करें, इससे काम चलेगा क्या? फिजिकली जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 50 टीम बनाइए जो पूरे गांव का दौरा करें और एसेस करके लाएं कि कहां कौन कहां कितना प्रॉब्लम में है। फोन करके जिला स्तर पे, नोएडा का उदाहरण दे रहे हैं जो अर्बन सेंटर है। सर गांव या तो आप गए नहीं कभी क्या? आप गांव में लोगों को फोन तक नहीं पता कैसे देखा जाए। प्रोटोकॉल तो छोड़िए आप। ब्रेक के बाद इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी गलत है कि हम गांव को कैसे डील करना चाहते हैं। आप रिमोट इलाके में जाके देखिए सर, वहां पे क्या स्थिति है। ब्रेक के बाद इस पे चर्चा करेंगे।